दोस्तों हाल ही में पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब ने एक मक्का पैक्ट पर हस्ताक्षर किए हैं और तीनों ने मिलकर एक अलायंस बनाया है जिसे दुनिया का दूसरा इस्लामिक नाटो कहा जा रहा है। और इसमें खबर है कि बांग्लादेश भी इस अलायंस में शामिल होने जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि अगर इस अलायंस में बांग्लादेश शामिल होता है तो इंडिया के लिए क्या क्या दिक्कत खड़ी कर सकता है और ये अलायंस इंडिया के लिए क्या क्या चुनौती दे सकता है, जानेंगे इस वीडियो में। देखो, सबसे पहली और सबसे बड़ी चिंता यह है कि इंडिया पर दो फ्रंटों का प्रेशर है, एक पाकिस्तान और दूसरा चाइना। और इंडिया की सुरक्षा के लिहाज से पाकिस्तान पहले से ही एक बड़ा चैलेंज है। और अगर बांग्लादेश भी किसी ऐसे डिफेंस अलायंस में शामिल हो जाता है जिसमें पहले से ही पाकिस्तान मौजूद हो तो इंडिया को अपने वेस्टर्न और ईस्टर्न बॉर्डर पर दोनों पर ज्यादा स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करनी पड़ सकती है। दूसरी चिंता है मिलिट्री और इंटेलिजेंट कोऑपरेशन। और अगर इस अलायंस के मेंबर्स के बीच अगर मिलिट्री एक्सरसाइज, डिफेंस टेक्नोलॉजी और इंटेलिजेंस शेयरिंग बढ़ती है तो बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच एक सुरक्षा कोऑपरेशन भी मजबूत हो सकता है, जिससे इंडिया के लिए सिचुएशन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। तीसरी और सबसे बड़ी चिंता यह है कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया की। अब देखो, इंडिया का सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे आम भाषा में चिकन नेक कहा जाता है, जो कि इंडिया का सबसे बेहद इंपॉर्टेंट हिस्सा माना जाता है। और ये कॉरिडोर नॉर्थ ईस्ट इंडिया को बाकी देशों के हिस्से से जोड़ता है। और अगर इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशन फ्यूचर में खराब होते हैं और अगर बांग्लादेश किसी पाकिस्तान बैकेड मिलिट्री ग्रुप में शामिल होता है तो इंडिया को नॉर्थ ईस्ट की सिक्योरिटी पर ज्यादा फोकस करना पड़ सकता है। चौथा ये कि पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब को सबसे बड़ा फायदा होगा। बात करें पाकिस्तान की तो पाकिस्तान इस अलायंस के जरिए अपने डिफेंस नेटवर्क को मजबूत करने की कोशिश करेगा। और अगर बांग्लादेश भी इस अलायंस में शामिल होता है तो पाकिस्तान को साउथ एशिया में एक नया स्ट्रेटेजिक पार्टनर मिल सकता है। इससे इंडिया पर डिप्लोमेटिक और सिक्योरिटी प्रेशर बढ़ सकता है। दूसरा, तुर्की। अब देखो, पाकिस्तान और तुर्की पहले से ही डिफेंस रिलेशन में काफी मजबूत है, क्योंकि तुर्की के ड्रोन्स टेक्नोलॉजी और डिफेंस सिस्टम में बढ़ती कैपेबिलिटी पाकिस्तान के लिए यूजफुल हो सकती है। और अगर फ्यूचर में ये कोऑपरेशन साउथ एशिया तक बढ़ता है तो इंडिया को पाकिस्तान की मिलिट्री कैपेबिलिटी को लेकर ज्यादा सतर्क रहना पड़ेगा। तीसरा, सऊदी अरब। अब देखो, सऊदी अरब की बात करें तो सऊदी अरब के पास पैसा है, एनर्जी है, रिसोर्सेस है और मिडिल ईस्ट में काफी डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस है। और अगर सऊदी अरब इस अलायंस को फाइनेंशियल या डिप्लोमेटिक सपोर्ट करता है तो पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक पोजीशन और मजबूत हो सकती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि इस चैलेंज को काउंटर करने के लिए इंडिया के पास क्या ऑप्शंस हैं। तो सबसे पहले आता है इंडिया के लिए डिप्लोमेटिक बैलेंसिंग, जहां एक तरफ इंडिया को सऊदी अरब के साथ अपने फाइनेंशियल रिलेशन और मजबूत करना होगा ताकि सऊदी को इंडिया के साथ अच्छे रिलेशन बनाने में काफी ज्यादा फायदा हो। दूसरा, डिफेंस पार्टनरशिप, जहां इंडिया को फ्रांस, जापान, यूएस और ऑस्ट्रेलिया जैसे दूसरे फ्रेंडली कंट्रीज के साथ डिफेंस कोऑपरेशन और मिलिट्री एक्सरसाइज और टेक्नोलॉजी शेयरिंग को और मजबूत करना होगा। और तीसरा, इंडियन ओशियन में स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस, क्योंकि अगर देखो पाकिस्तान और तुर्की में कोऑपरेशन बढ़ता है तो इंडिया को अपने इंडियन ओशियन रीजन में अपने नेवी, मैरीटाइम सर्वेलेंस और कैपेबिलिटी को और मजबूत करना होगा ताकि किसी भी पोटेंशियल थ्रेट पर जल्दी से जल्दी रिस्पांस दिया जा सके। और सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बांग्लादेश के साथ रिलेशन, क्योंकि देखो इंडिया के लिए सबसे बड़ी स्ट्रेटेजी यही होगी कि बांग्लादेश को किसी भी एंटी इंडिया ब्लॉक की तरफ जाने से रोकने के लिए ट्रेड, कनेक्टिविटी, एनर्जी और सिक्योरिटी कोऑपरेशन को मजबूत रखा जाए। क्योंकि इंडिया के लिए सबसे बड़ा फायदा यही होगा कि बांग्लादेश उसके साथ फ्रेंडली और स्टेबल रिलेशनशिप बनाए रखें। इसलिए इस पूरे अलायंस को लेकर इंडिया को पैनिक करने की जरूरत नहीं है, बल्कि डिप्लोमेसी, डिफेंस और रीजनल पार्टनरशिप, इन तीनों फ्रंट पर स्मूथली काम करना ज्यादा इफेक्टिव और स्ट्रेटेजी होगी।